मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST सो सिंपल ट्यूटोरियल। हमने पिछली यूनिट यूथ इन नाजी जर्मनी में देखा कि नाजी आइडियोलॉजी में लड़कों के बारे में तथा लड़कियों के बारे में क्या सोच थी और वे बच्चों को कैसा बनाना चाहते थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे प्रोपेगेंडा के माध्यम से नाजियों ने लोगों के दिलो दिमाग पर असर डाला और कैसे लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनको अपने पक्ष में खड़ा किया। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, हाउ डिड कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, एंड टू, नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। तो आते हैं पहले टॉपिक पर। कॉमन पीपल में तो हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग नाजी आइडियोलॉजी को ठीक समझते होंगे तो वो उसका सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाजी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं होंगे तो वे उसका विरोध करेंगे। ज्यूज लोगों का रिएक्शन तो एकदम अलग होगा क्योंकि सबसे ज्यादा गाज तो उन्हीं पर गिरी। जो लोग नाजी प्रोपेगेंडा में आ गए वे नाजी सपोर्टर बन गए। वे सारी दुनिया को नाजी नजरों से देखने लगे। किसी ज्यू से आमना सामना हो जाने पर उनके भीतर नफरत और गुस्से का एहसास होने लगा। उन लोगों ने ज्यूज के घर के बाहर निशान लगा दिए। जिन पड़ोसियों पर उन्हें शक होता था वे उसके बारे में पुलिस को खबर कर देते थे। They genuinely believe that Nazism will bring prosperity and improve general well-being. उनको पक्का विश्वास था कि नाजिज्म से ही उनका कल्याण होगा। नाजिज्म से ही देश में सुख समृद्धि आएगी। दूसरे लोग जो नाजिज्म में विश्वास नहीं करते थे उन लोगों ने पुलिस रिप्रेशन और मौत की आशंका के बावजूद आवाज उठाई और नाजिज्म का विरोध किया। बट ए लार्ज मेजॉरिटी वेर हाउएवर पैसिव ऑनलुकर्स एंड एपैथेटिक विटनेसेस। कुछ लोग नाजिज्म के विरोधी तो थे पर सामने आकर विरोध करने से डरते थे। वैसे लोग अपने दर्द को दिल में दबाकर चुप रह जाते थे। निमोलन एक पादरी थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आम लोगों में एक अजीब सी खामोशी है। जो जुर्म ढाए जा रहे थे वे उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। इसी खामोशी पर वे क्या लिखते हैं देखिए। फर्स्ट, दे केम फॉर द कम्युनिस्ट्स। वेल, आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। नाजी तो कम्युनिस्ट को दुश्मन मानते ही थे तो वे लिखते हैं कि जब कम्युनिस्ट को वे ढूंढने आए तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स। वेल, आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। अगली बार वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढने आए तो भी मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था। देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट्स बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज बट आई वॉज नॉट ए ज्यू सो आई डिड लिटिल। ट्रेड यूनियनिस्ट को ढूंढने आए तो मैं चुप रहा। ज्यूज को भी ढूंढने आए तो भी मैं चुप रहा, कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम टू सी मी देयर वाज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी। अब जब वो मेरे लिए आए तो वहां कोई बचा ही नहीं था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। तो ये होता है चुप रहने का अंजाम। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या आती है कि हम किसी ताकतवर के सामने मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रायः उसकी ताकत से बचने के लिए। हम मानते हैं ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है एक संघर्ष से भी बच जाते हो, परंतु हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जब पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। अब जरा ज्यूज के रिएक्शन को देखते हैं। शार्लोट बेराट एक ज्यू है। वे अपनी डायरी में चोरी छिपे लोगों के सपनों को लिखती है। बाद में इस डायरी को थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स नामक बुक में पब्लिश किया गया। वे लिखती हैं कि ज्यूज के बारे में, उनके लुक के बारे में इतना दुष्प्रचार किया गया कि एक समय ऐसा आया कि वे भी इस बात को मानने लगे।
सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई लगने लगी। काले बाल, काली आंखें, ज्यूस की जैसी भी शक्ल, सूरत और चाल ढाल की बात प्रोपोगंडा में किया करते थे वैसे ही दिखाई देने लगी थी। उनकी जो इमेज मीडिया में छपती थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वे गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही कई मौत मर चुके होते थे। आइए अब सेकंड टॉपिक, नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले ये होलोकॉस्ट क्या होता है? नॉर्मली इट मीन्स एन एक्ट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, स्पेशली इन वॉर और बाय फायर। आप कह सकते हैं विध्वंस या महाविध्वंस या सर्वनाश। हियर इट मीन्स द मास मर्डर ऑफ ज्यूज अंडर द नाजी रेजिम। मतलब नाजियों ने जो कत्लेआम ज्यूज का किया उसे होलोकॉस्ट कहा गया। जर्मनी में जो कुछ भी हो रहा था उसकी जानकारी नाजी शासन के आखिरी सालों में थोड़ी थोड़ी करके रिस कर बाहर आ रही थी। लेकिन वहाँ कितनी बर्बरता से लोगों को मारा गया, किस स्केल पे मारा गया, इसका पता तो वार खत्म होने के बाद ही लगा। ज्यूज चाहते थे कि दुनिया इन अत्याचारों को, इस कत्लेआम को याद रखें। जिस समय किलिंग ऑपरेशंस अपने पीक पर थी उस समय एक ज्यूज ने अपने साथी से कहा था कि वार खत्म हो जाने के बाद वह सिर्फ आधा घंटा जीना चाहता है। वह ऐसा क्यों कह रहा था? शायद इसीलिए कि वह दुनिया को यह बताना चाहता था, यह बता के जाना चाहता था कि नाजी जर्मनी में क्या हो रहा था। घेटो और कंसंट्रेशन कैंप का नारकीय जीवन जीने वाले बहुत से लोगों ने डायरी लिखी, नोटबुक लिखे और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे वे सब कुछ बचा कर रखना चाहते थे। जबकि इसके विपरीत जब नाजियों को युद्ध में हार दिखाई देने लगा तो ऑफिसर्स में वे सारे सबूत नष्ट करने के लिए पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। आज दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इस होलोकॉस्ट की यादें लिटरेचर के रूप में, डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में, म्यूजियम्स में जिंदा हैं। वार्सो के घेटो में रहने वालों ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर दूध के 3 टिन में रख दिया। जब यह लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो 1943 में तीनों केन्स को तहखाने में दबा दिया। ये केन 1950 में हाथ लगे। डेनमार्क ने अपने ज्यूस को चोरी छिपे जर्मनी से निकाल लिया था, तो इस काम में इस्तेमाल की गई बोट्स को भी यादगारी के लिए सुरक्षित रखा गया है। These are a tribute to those who resisted it. उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन लोगों का विरोध किया। उन लोगों के लिए एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है, शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए। एंड फाइनली उनके लिए एक चेतावनी है, those who watched with silence, जो खामोशी से देखते रहे। इसके साथ ही हमारा लेसन नाजिज एंड द राइज ऑफ हिटलर समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट जग रहा हो और भी पढ़ने सुनने की इच्छा हो रही हो तो आप इस किताब को पढ़िए, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। यह एक छोटी लड़की एन फ्रैंक का लिखा हुआ दिल को छूने वाला डॉक्यूमेंट है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक जीव होने के नाते नाजी एट्रोसिटीज की शिकार हुई। एन फ्रैंक का परिवार 1942 से 1944 के दरमियान एक बिल्डिंग में किताबों की अलमारी के पीछे बने सीक्रेट रूम में छिपकर रह रहे थे। एन के 13 बर्थडे में उसके पिता उसे एक डायरी गिफ्ट करते हैं जिसमें वह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक अपनी यादें लिखती रही। एन की मृत्यु 15 साल की उम्र में एक कंसंट्रेशन कैंप में हो जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद उसके पिता के प्रयास से उस डायरी को इस किताब के रूप में 1947 में छापा गया। आप इसे जरूर पढ़ें। शिंडलर्स लिस्ट, यह फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी। इसका डायरेक्शन स्टीवन स्पीलबर्ग ने किया है और इसने 7 ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक फैक्ट्री ओनर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंसंट्रेशन कैंप से लगभग 1200 ज्यूज की जान बचाई।
इसमें शिंडलर और उसकी वाइफ ने पहले पोलैंड में वर्कर्स को बचाया, फिर बाद में उस जगह से जिसे आज हम चेक रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। आपने जो कुछ भी पढ़ा आप इस फिल्म में फील कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक हैप्पी रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।